अब तक हमने सोशलाइजेशन में क्या क्या देखा है वो देखेंगे, देखते देखते आगे जाएंगे। सोशलाइजेशन ये जन्म से बच्चे की शुरू होती है और वो मरने के पश्चात तक चलती रहती है। तो ये जो एक मानव एक सामाजिक प्राणी है, तो उसका सामाजिकरण होना ही महत्वपूर्ण है। हम जो भी कुछ समाजीकरण करते हैं वो एक प्रकार का सीखना है। हम जो भी कुछ करते हैं, हाँ, जो व्यक्ति अपने समुदाय में रहता है और उसको अनुकूल बनाने के लिए, जहाँ पे रहता है उसको अनुकूल बनाने के लिए वहाँ की परिस्थिति से जो समायोजन लेता है, तो उसी को हम यहाँ पर सोशलाइजेशन कहेंगे, इसको हम सामाजिकरण कहते हैं। ये सामाजिकरण में वो सभी लोग आते हैं जिनमें संस्कृति हो या अपना विश्वास, अपनी अभिवृत्ति, अपने मूल्य, अपने प्रथाएं, इनको हम क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। समाजीकरण है की जो विशेषताएं भी हमने देखी हैं, जिससे कि वो सीखने वाली प्रक्रिया है, वो जन्म पर चलने वाली प्रक्रिया है, हाँ? मनुष्य को उसकी संस्कृति से आत्मसात कराने वाली प्रक्रिया है। सर्वांगीण विकास इससे होता है। ये समाज, विद्यालय, परिवार, है ना, इसमें अहम भूमिका होती है। ये तक हमने देखा है। टाइप ऑफ सोशलाइजेशन में हमने देखा कि प्राथमिक समाजीकरण में वो दो लोग आते हैं, जिनका एक परिवार और दूसरा होता है मित्र। गौण समाजीकरण में विद्यालय, खेल के मैदान, हाँ, एवं पड़ोसी आते हैं। साथ ही हमने समाजीकरण की अवस्थाएं देखा। जिन अवस्थाओं में बच्चा गुजरता है वो शैशव काल होता है। वहां से फिर लेके प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और फिर किशोरावस्था, इनमें वो समाजीकरण किस तरह से करता है ये भी हमने देखा। साथ ही साथ समाजीकरण की कल सिद्धांत देखे हमने कि जिन सिद्धांत से बच्चे का समाजीकरण कैसे होता है, इसके बारे में बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने एक सिद्धांत लिखे हैं, जिसको हम थेरियां बोलते हैं। उन थेरियों में सबसे अहम थ्योरी थी जो दुर्कीम की थी, जिसके जिसकी थ्योरी का नाम उसके थ्योरी का नाम सामूहिक प्रतिनिधित्व की सिद्धांत भी था। और इस सिद्धांत में बच्चा कैसे अपने मूल्य को, अपने भाव को, अपने विश्वास को वो प्रचलन में लाता है और उसके अनुसार व्यवहार करता है, ये हमने देखा। हाँ? हमारे समाज की मान्यता हो, मानक हो, रीति रिवाज हो, वो कैसे उसका रिप्रेजेंटेटिव करता है, वो भी हमने देखा कि उसको प्रतिनिधित्व। इसीलिए ही हमने दुर्किन के सिद्धांत का नाम सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत भी देखा था। इसके साथ हमने देखा कि कूले का सिद्धांत जो दर्पण की तरह है, हाँ, हम जिस तरह से दर्पण में देखेंगे उसी तरह से हम दिखेंगे, वैसे ही हमारे ऊपर समाज का प्रभाव होता है। और इस प्रभाव से हमारे भावना हो, संवेग हो, विचार हो या दृष्टिकोण हो तथा हमारे मूल्य हो, इन सभी को हम क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। उसके बाद हमने देखा मीड का सिद्धांत, मैं और मुझे का, जिसमें मैं में अहंकार शक्ति होती है, हाँ? और उसके परिमार्जन में जैसे कि मैं में परिमार्जन मुझे द्वारा ही होता है। और अहंकार शक्ति को हम कैसे धीरे धीरे कम करते हैं ये भी देखा। साथ में हमने एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत देखा था कि जिसमें उन्होंने 8 स्टेजेस बता सॉरी, कि जिसमें एरिक्सन ने अपने इस सामाजिकरण को जिस तरह से बताया है, इसमें उन्होंने इसको 8 विभिन्न अवस्थाओं में बांटा था। कितने? 8। कि जो जीवन अवधि है हमारी, वो उसको उन्होंने 8 विभाजन से 8 विभागों में बांटा है, जिसमें विश्वास बनाम अविश्वास देखा हमने, स्वायत्तता बनाम शर्म देखा, हाँ? पहल बनाम अपराध बोध देखा। फिर हमने देखा परिश्रम बनाम हीन भावना देखी। फिर पहचान बनाम पहचान भ्रांति देखी। आत्मीयता बनाम अलगाव देखा। और जन्मात्मकता बनाम स्थिरता के साथ साथ हमने संपूर्णता बनाम निराश यहाँ पर देखा। और आज हम मुझे लगता है बोन पेन ब्रेनर का भी परिस्थिति परक सिद्धांत भी हमने देखा था, जिसको इकोलॉजिकल थ्योरी भी कहा जाता है। जिस तरह से हमारे परिस्थिति में जो कुछ स्तर होते हैं वातावरण के, तो उसी तरह से इन्होंने अपने परिस्थिति परक सिद्धांत में इसको 5 हिस्सों में बांटा है। 5 हिस्सों या फिर 5 स्तरों में, जिनमें पहला था लघु मंडल, फिर था मध्य मंडल, फिर था बाह्य मंडल, फिर बृहत मंडल, और उसके बाद घटक मंडल के साथ साथ ही यहाँ पर बेन फ्रॉम ग्रोवेन का सिद्धांत खत्म हो जाता है। आज हमें देखना है
सिगमंड फ्राइड से लेकर चलेंगे। आज हम क्या क्या देखेंगे, देखो उसके पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले हम सिगमंड फ्राइड को देखेंगे कि जिसमें इदम अहम परामह होगा, और फिर हम देखेंगे कि सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और फिर उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर सेशन हमारा चलेगा। अब हमें देखना है सबसे पहले कि सबसे अहम और महत्वपूर्ण जो कुछ थ्योरी है, सिद्धांत है, जिसका नाम है सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषक सिद्धांत। सब लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, सुनाई दे रहा है? नहीं मैं अकेले चल रहा हूँ, आप जी पीछे हैं? समझा सर। सुनाई दे रहा है। क्लियर आवाज है? मेरा आवाज क्लियर है? सब कुछ क्लियर क्लियर चल रहा है ना? सब कुछ क्लियर चल रहा हाँ है? सर। कंटिन्यू हाँ करूँ? सर। कंटिन्यू? ओके। हाँ, तो नहीं तो ऐसा होगा कि मैं अकेला यहाँ पे बड़बड़ाऊंगा और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो वो बड़बड़ाने में क्या मजा है? क्या नहीं है? तो इसीलिए मैंने आपसे यहाँ पर पूछा कि क्या मैं सुनाई दे रहा हूँ क्या आप सभी को? ठीक है। तो क्या हुआ इसको? हाँ, तो प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलिया का मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम है सिगमंड फ्राइड। ये मनोविश्लेषक है जिसको यहाँ पर नाम से मत करो कि साइको एनालिसिस मत करो। इसका सिद्धांत है मनोविश्लेषक, और इसका जो संबंध है ये बहुत ही बेहतरीन सिद्धांत है। फ्राइड के अनुसार जैविक एवं सामाजिक गुण दोनों मिलकर व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। अब मैं थोड़ा इसका बैकग्राउंड बताऊंगा आपको। ये महत्वपूर्ण आदमी है, ये महत्वपूर्ण सोशोलॉजिस्ट है। इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं। तो इतने सारे रिसर्च हुए हैं इनमें, 3,000 से ज्यादा लोगों ने इस पर पीएचडी की है। सिगमंड फ्राइड, सिगमंड फ्राइड का जो सब्जेक्ट है रिसर्च का, यानी उन्होंने जो भी कुछ सिद्धांत बनाया उनमें सबसे पहला विषय है कि स्टडी किस पे करना है। तो उन्होंने पूरे उनके लाइफ में स्टडी सिर्फ एक ही शब्द पर की है, जिसका नाम है काम। अभी काम से लेके काम का मतलब वो काम नहीं है जो तुम काम समझ रहे हो। तो ये जो काम है, एक ही बार बताऊंगा मैं तो आपको, उसको मैं बार बार वही बात, वही वर्ड इस्तेमाल या फिर रिपीट रिपीट नहीं करूंगा। तो इनका जो स्टडी का जो सब्जेक्ट है जिस पर इन्होंने स्टडी किया है, स्टडी ऑफ एरिया, जिस एरिया पर इसने स्टडी की है वो है काम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। अगर इंग्लिश में अगर इसको कहेंगे तो इन्होंने सेक्स इस बात पर बहुत सारा रिसर्च किया है, और उसी से इन्होंने यहाँ पर कहा है कि आदमी जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। और इसके बारे में मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में या फिर इसमें मनुष्य तुम्हें जैसे दिखाई देता है वैसे होता नहीं है। ओके, जैसे कि एक नदी है या समंदर है, और समंदर में एक बर्फ है, और जो बर्फ का पहाड़ी कैसे दिखाई देगा, मानो ये ऐसे है। ये जो आपको अभी दिखाई दे रहा है ये पानी है। क्या है ये? पानी, ये वाटर है, जल है। हाँ? और ये पूरा रेड लाइन में दिख रही है वो पूरा क्या है? बर्फ की चोटी जिसको बर्फ। कहा जाता है, पर्वत, पर्वत। ओके, तो ये जो पर्वत है दिख रहा है पानी में, तो आपको कितना पर्वत दिख रहा है? कितना दिख रहा है आपको? और अपने खुले आंखों से कितना दिख रहा है? खुले आंखों से कितना दिख रहा है? थोड़ा ही दिख रहा है। थोड़ा ही नहीं, दिख रहा है। हाँ बस थोड़ा ही दिख रहा है। यानी जो ये आपको पर्वत का ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये वाला ग्रीन में मैंने बताया देख, यही हिस्सा दिख रहा है आपको, सिर्फ इतना ही हिस्सा दिख रहा है। यानी ये है 10%। ये कितना है? 10%। और ये जो पूरा यहाँ से दिख रहा है आपको, ये वाला लाइन गई मैंने ग्रीन बनाई, देखो लाल रेड के बाजू में, तो ये जो है ये 90% है। ये कितना है? 90% है। और दिखने वाला हिस्सा कितना है? सिर्फ 10%। और न दिखने वाला हिस्सा कितना है? न दिखने वाला हिस्सा कितना है? 90%। नाइन्टी हाँ, परसेंट यानी पूरा होलप इंसान अपने को सिर्फ 10% समझ में आता है, बाकी का 90% समझ में नहीं आता। वो समंदर की गहराई के सर भीतर होता है। यस और नो? आपने भी महसूस किया कि जो लोग हम समझते हैं, हमारे आसपास में बैठे हुए लोग होते हैं, हमारा हस्बैंड हो, सासू माँ हो, बाप हो, ये सिर्फ हमको सिर्फ 10% समझ में आते हैं, लेकिन मन में एक, दिल में एक, ओट पर एक।
ये सब ना, कोई भी हो, कोई भी इंसान देखो, ये बोल के यही नहीं आप कहेंगे सर हमारे मम्मी पापा के बारे में आप कैसे बोल रहे हैं, नहीं, दुनिया मैं भी हूँ, मैं भी आपको सिर्फ 10% समझ में आ रहा हूँ, बाकी की मेरी 90% गहराई समझ में आ रही है। मानो एक आदमी तुम्हें मदद के लिए मांगने के लिए आ रहा है कि सर मेरे को एक 10,000 की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वो कैसे नजर से समझ में आ रहा है, 10% उसको जरूरत है, लेकिन वो क्या क्या जाके खर्चा करके तुम्हें पता है क्या, पता है क्या, नहीं, अब उसकी जो ये गहराई है तुम्हें समझ में नहीं आएगी। अब फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल पे चलते हैं, ये इसको प्रूव करना है कि 10% ये इंसान कैसे दिखता है और 90% इंसान कैसे नहीं दिखता है। अब मेरे इस क्लास में ज्यादातर कौन है, लड़कियां हैं, तो क्वेश्चन उसी टाइप में होगा, यानी अब 90% लड़कियां हैं। देखो अब तुम्हें ही मैं निकाल के दिखाता हूँ, अब तुमने कहा ना कि मैंने कहा कि हर एक इंसान, दुनिया का सभी इंसान वैसा है, अब तुम पे ही मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ। ओके, सुनाई दे रहा है आवाज मैंने, अब सब जन सुनने के लिए तैयार हो जाओ, मेरा क्वेश्चन ठीक से सुनना है, मेरा क्वेश्चन क्या करना है, ठीक से सुनना है। सबको सुनाई दे रहा है क्या, यस क्वेश्चन क्या सर। है, हाँ आप सर। क्वेश्चन, हाँ सर। सर सर। यस। आप क्वेश्चन सुनो, तुम जहां पे बैठे हो अभी, जिस रूम में बैठकर ये क्लास को सुन रहे हो, वहीं पे, वहीं पे तुम्हारे सामने, तुम्हारे सामने वहीं पर अभी शाहरुख खान ठहरा हुआ है। कौन, शाहरुख खान, तुम्हारा फेवरेट कौन है हीरो, शाहरुख खान है, पसंद है शाहरुख खान, है सर ना, यस सर। है कि नहीं है, आवाज ही नहीं नहीं आ सर। रही, है सर। पसंद, कौन पसंद है, नहीं सर। शाहरुख खान छोड़कर कौन नहीं पसंद है, सर। ऋतिक नहीं रोशन है। पसंद है, पसंद कौन है हीरो बताओ, तुम्हारे पसंदीदा, अरे बताओ पटपट से, इतना वक्त मत जाया करो, अभी सेगमेंट फाइव को पूरा समझना है, तो जल्दी जल्दी सर बताओ। आमिर खान। आमिर आमिर खान। खान, ओके, ठीक है, अभी जिसको जिसको जो पसंद है उसके सामने वो खड़ा है, जिसको जो हीरो पसंद है उसके सामने वो हीरो खड़ा है, समझ में आया, जिसको आमिर खान, जिसको वो सलमान खान, वो तुम्हारा शाहरुख खान, जिसको जो पसंद है वो उसके सामने खड़ा है, व्हाट टू डू, अब क्या करोगे, क्वेश्चन का आंसर, चलो मैं हर एक को पूछूंगा, तुम होकर बताओ, नहीं तो मैं ऐसे सीक्वेंस निकाल के पूरा नाम लेकर पूछूंगा, पटपट तुम बताओ, नहीं तो क्या करो, अब तुम्हारे सामने वो हीरो पसंदीदा हीरो तुम्हारे सामने ठहरा हुआ है, अब तुम क्या करोगे, व्हाट टू डू, चलो, चलो बताओ। सर पहले ऑटोग्राफ घेईल सर त्यांच्याकडनं. ओके, वेरी नाइस, ऑटोग्राफ देंगे, सिर्फ इतना सा, इतना बड़ा हीरो, आपका पसंदीदा हीरो आपके सामने आके ठहरा है, सिर्फ आप ऑटोग्राफ लेंगे, वाह, पहले तो नहीं सर शॉप वैसे निकालेंगे पागल सर। जैसे हो जाएंगे। हाँ हाँ, क्या बराबर, करें हाँ, क्या नहीं। पहले क्या करे क्या नहीं समझ में नहीं आएगा। क्या फर्स्टली करें क्या नहीं करें समझना है, ठीक है, हो गया, और बस इतना ही, पहले तो फोटो शॉप होकर। निकालेंगे सर। फोटो निकाल लेंगे, वाह वेरी नाइस, सेल्फी वाला, सेल्फी वाला, वाह, हो सर। ओके, और देखो बस, त्यांना फोटो सांगे निकाले, त्यांना सांगूया बस, आम्ही हाँ, त्यांना त्यांना सांगू आम्ही की आम्हाला तुम्ही किती आवडता. नहीं सुनाई नहीं दिया, आप क्या बोल रहे हैं, सॉरी, त्यांना सांगू आम्ही त्यांना आवाज ही, सांगू की तुम्ही आम्हाला किती आवडता. हाँ 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 हाँ, आप बताएंगे उसको, तुम आप उसको कितना पसंद करते हो, वाह वाह, वेरी नाइस, और बस इतना ही, बस, पहले चाय तो कॉफी शॉप ऑफर होके करेंगे साइलेंट फिर. हो जाएंगे। हाँ, आवाज आने दो आपकी, मेरी रेंज कम हो रही है कि चाय आपकी आवाज, चाय कॉफी ऑफर करेंगे सर, क्या लगता हाँ, है। आपके घर में आए ना, आपके घर में आए, आपने उसको चाय कॉफी ऑफर की, बस इतना ही, ओके, वेरी नाइस, आपके घर में आया है, मेहमान की तरह है, इसीलिए आपने उसको चाय कॉफी ऑफर की, उसने कहा नहीं मैं चाय नहीं पीता, मैं करके उसने कहा कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ, तो आपने वो भी दे दी, उसकी फरमाइश पूरी हो गई। अब नेक्स्ट, और बस इतना ही, बस, खाना वगैरह। खाना भी पूछेंगे, वाह वेरी नाइस, और और व्हाट टू डू, इतना बड़ा आदमी तुम्हारे बाकी पसंदीदा, घरच्यांची ओळख करून दे। अरे तुम्हारे सामने वहां के ठहरा है, तुम खाली इतना, हाँ, अब मैं बताऊं, ओके, आप लोगों ने जो बताया
एक ऊपरी हिस्सा बताया, सिर्फ 10%। अब जी तुम्हारे सर, सही बता। अब 10%, 90%, ये 10% था, अभी जो भी बचा है ना, मतलब अपने 10% था। 10% यानी जो दिख रहा है वो, जो डुप्लीकेट था, डुप्लीकेट, एकदम डुप्लीकेट दिखावा, एकदम डुप्लीकेट दिखावा। अब दिल में बहुत कुछ था, क्या कहेंगे सर, मैं बताऊंगी ये मेरे दिल में क्या चल रहा है, वो बताऊंगी तो क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगी बाकी की लड़कियां, अगर मैं कहूं ये वो अमुक तमुक, तो क्या कहेंगे। बराबर है कि गलत है, ये मन में था कि नहीं तुम्हारे। अब हो सर। मैं जो बोलने वाला हूं, वो था कि नहीं, कि अगर मैं ये कहूंगी वो कहूंगी, हाँ सर मैं उसे हक करूंगी, सर मैं उसे ऑटोग्राफ तो लूंगी लूंगी, ये करूंगी वो था कि नहीं। लेकिन बता पाया, हाँ सर। लेकिन बता पाया, लेकिन नहीं। बता पाया नहीं, नहीं। आप क्यों नहीं बता पाए। हमारी संस्कृति, हमारा नेचर, हमारे आदर्श, हमारे अच्छे गुण, हमारे मूल्य, हमारे समाज, हमारे कम्युनिटी ने बनाया हुआ कोई नियम, रूल, हमें वो 90 हिस्सा दिखाने के लिए मजबूर नहीं कर रहा था, हम वो दिखा नहीं पा रहे। फॉर एग्जाम्पल, एक सुंदर युवती तुम्हारे सामने ठहरी हुई है, सुंदर युवती, हीरोइन ठहरी है, तुम क्या करोगे। बहुत सारे लोगों को पूछा गया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसका जवाब नहीं बताया। एक सुंदर युवती तुम्हारे सामने ठहरे है, तो तुम वो भी कर सकते हो जो कुछ करना चाहते लेकिन कर नहीं सकते। यस और नो। यही सिगमंड फ्राइड बताना चाहते हैं कि इंसान जो दिखता है वो होता नहीं, ये 90% है। अब देखो, इसको थोड़ा रिमूव करके कुछ नया चित्र बनाने की कोशिश करो, ठीक है। अब यही पर्वत है जो बनाया है, और ये वाटर लाइन है, रेड कलर में अब दिखाऊंगा मैं इसको, ये वाटर लाइन है। ये अब इसको अलग कलर से मैं दिखाऊंगा और एक्सप्लेनेशन करूंगा। ये है, ये है 10%, समझ में आ रहा है, और ये 90% है। अब देखो, मैंने क्वेश्चन आपको पूछा कि तुम्हारे सामने तुम्हारा मनपसंद हीरो तुम्हारे सामने ठहरा है, क्या करोगे। और आपने जो कुछ मुझे बताया, सिर्फ ये दिखने वाला इतना बताया, तुम्हारे रूल कानून अमुक तमुक की वजह से तुम ये बता नहीं पाए, ऐसा ना। तो अब जो तुम्हारे दिल में था, क्या क्या था, कि मैं उसे हक करूंगी, ऐसा करूंगी, मैं उसको ये लेके जाऊंगी, मैं उसके साथ सेल्फी काटूंगी, मैं उसको हाथ में हाथ दूंगी, है कि नहीं, हाँ कि नहीं, यस और नो। हम लेकिन ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पर बता नहीं सकते मेरे मन की बात, मेरे मन की बात मैं बता नहीं सकी सर, क्योंकि वो बात बताने जैसी है ही नहीं, तो वो कहाँ चली गई। हाँ, तो फिर सिगमंड फ्राइड बताता है कि इंसान के दो माइंड होते हैं, एक है सबकॉन्शियस माइंड, दूसरा है कॉन्शियस माइंड। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ द कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस यानी जागरूक अवस्था। अब तुम मुझे सुन रहे हो, मैं तुम्हें बात कर रहा हूँ, तुम मुझे सुन रहे हो, महसूस कर रहे हो, हाँ ये कॉन्शियस है। मैं जो बता रहा हूँ देख रहे हो, मैं जो बोल रहा हूँ लिख रहे हो, ये कॉन्शियस अवस्था है, क्या करना। अब देखो कि जो नहीं दिखना है वो होता है सबकॉन्शियस माइंड। अब ये सबकॉन्शियस माइंड क्या है, कि सर ने अभी बताया कि तुम्हारे सामने एक हीरो ठहरा हुआ है, तुम क्या करोगे। अब तुम्हारे मन में विचार आया, ख्याल आया कि मैं ये करूंगी वो करूंगी, ऐसे करूंगी वैसे करूंगी, आया, ख्याल आया, लेकिन तुमने वो बयां किया क्या, नहीं किया, क्योंकि तुम्हारे रूल, तुम्हारा कायदा कानून, यहाँ तक कि हमारे बाजू में हमारे बच्चे बैठे हैं, अगर मैं कुछ कहूंगी तो बच्चों पर क्या असर होगा, सर पर क्या होगा, सर मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये सब बातों की वजह से तुम्हारे जो दिल में जो ख्याल आया था वो दब गया। लेकिन दबा हुआ गया कहां पर, ख्याल आया दिमाग में, लेकिन आया और गया ही, गया तो कहां गया, उन ख्यालों को पैचअप किया गया, दबाया गया, और जैसे ही वो दब गया, वो गया सबकॉन्शियस माइंड में। कहा गया वो, सबकॉन्शियस माइंड में। समझ में आ रहा है क्या, सर के ऊपर से नहीं जा रहा है? ये समझ कर लो, इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, समझ में आ आ रहा रहे है, सर। आ रहा है हो ना, सर। आ रहा है ना। वो कहाँ चला गया, सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। जैसे ही वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, तो ऐसे बहुत सारी चीज होती हैं जो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, फिर सबकॉन्शियस माइंड भी भर जाता होगा ना, फिर उसका वो चला गया तो कहाँ ना कहाँ उसको बाहर आना है, कहीं ना कहीं बाहर आना है, कहीं ना कहीं उसको दिखाना भी है। तो वो आ जाता है हम सोने के बाद, हम जब रिलैक्स होते हैं, हम जब सो जाते हैं, माइंड फ्रीली होता है, तो तुम जितने तीव्रता से वो घटना को देख रहे थे,
तुम्हारे सामने तुम्हारा मन पसंदीदा हीरो आके ठहरा हुआ है, तो तुम्हारी उसको मिलने की, उससे बात करने की जितनी तीव्रता थी, जितनी ज्यादा, उतनी वो तीव्रता से वो शाम में ही आएगा। यानी वो घटना कितनी प्रिय थी तुम्हारे लिए, उतनी वो प्रिय घटना उसी दिन शाम में आपके ख्वाब में आ जाती है। जरा तुम्हें स्वप्न बनता, वो ख्वाब में आ जाती है। फिर मैं जो यहाँ सर को नहीं कर सकी ना, इस प्लेटफॉर्म पर मैं हीरो के साथ क्या करने वाली थी, क्या करना था, जो कुछ दिल में ख्याल आया था, पूरे वो सपने में हो जाता है। यस और नो? यस और नो? यस देखो, सर। यस सर। इंसान होता है कि नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं, हमारे साथ भी होता है कि नहीं, कभी कभी ऐसे ख्वाब आ जाते हैं जैसे कि हमने कभी सोचा भी नहीं था, कभी कभी हमने ऐसे महसूस भी नहीं किया था, अनवांटेड अनरिलेटेड भी हमारे ख्वाब आ जाते हैं। लेकिन वो ख्वाब इसलिए आते हैं कि तुमने कभी ना कभी उसको जागृत अवस्था में देखा था, वो सोचा था, वो सोचने की वजह से वो बाहर आ गया। यस सर नो? अब देखो, वो होता है ना, एक राजा था या फिर एक राजकुमार था, नदी के किनारे से घोड़े पर बैठ के ऐसे दौड़ते हुए आया, मुझे मेरे पास आया, मुझे उठाकर घोड़े पे बैठा के लेके गया। ये जो कहानियां होती है ना, ऐसी ही कहानियां हमारे सपनों में आ जाती है। कभी कभी अनरिलेटेड मटेरियल आ जाता है, कभी जैसे कि कोई झगड़े होते हैं, क्या कुछ भी होती है, अनबनी होती है, जो भी कुछ होता है वो पूरा आपके ख्वाब में बाहर आ जाता है। देखा कि नहीं? ये इंसान जैसे दिख रहा था वैसे था क्या? कितना सारा मैंने बताया, वो तुम्हारे दिल में था कि नहीं? यस और नो? इतना ही बताओ। मैंने जो वर्णन किया, वो जो अभी तुम्हारे हीरो का सामने, बाकी का जो मैंने बताया कि तुम्हें ये भी सोचा था कि मैं उससे फोटो काढूंगी, मैं उसे हग करूंगी, मैं उसे किस करूंगी, मैं उसे ये करूंगी, मैं उसे वो करूंगी, ये जो भी कुछ था कि नहीं तुम्हारे दिल में? आया, लेकिन बता पाए कि आप मुझे? नहीं बता। यस और नो? यस और नो? सही है कि गलत है? सही। आवाज भी नहीं आ रही। सही कहे तो भी प्रॉब्लम है, सही कहा तो भी प्रॉब्लम है, ऐसा लग रहा है कि आपको? अरे बताओ ना, चुप क्यों बैठे हो? तो ये समझ में आने वाला जो सिगमंड फ्राइड है, इसका कहना बहुत ही उत्तम, बहुत ही बढ़िया, और उसी की तरह उन्होंने इसको एक्सप्लेनेशन वेरी नाइस से किया है। और ये करते वक्त, ये बोलते वक्त, उसका जो कहना था कि इंसान जो हमें दिखता है वो सिर्फ 10% का दिखता है, और बाकी का जो होता है वो 90% वो दिखाई नहीं देता। और इसी की तरह से उन्होंने अपनी इस मनोविश्लेषण सिद्धांतों का यहाँ पर रखा है कि उसकी पर्सनालिटी हो, उसका दिखना वो पूरा क्या पूरा इंसान, वो उसके काम पर अवलंबन होता है। काम का वर्ड मैंने बताया। अब यहाँ काम को मैं बार बार वही शब्द नहीं दोहराऊंगा, आप समझ कर ले लो। काम को मैं यहाँ पर हिंदी में काम का मतलब है, इंग्लिश में सेक्स। और इसी वजह से इंसान पूरा परेशान रहता है, जो दिखता है नहीं दिखता है वो वैसे रहता है, ऐसे इसका कहना है। साथ ही साथ उन्होंने इस थ्योरी को 3 रूप से रख दिया है, 3 स्टेज में। ईड, ईगो, सुपर ईगो। ईड, ये जो इदम है, इदम, अहम, पराहम। इदम, अहम, पराहम। इसमें से ईद, इदम जो है, इसको ईड कहा जाता है। ये जो अहम है इसको ईगो कहा जाता है, और जो पराअहम है इसको सुपर ईगो कहा जाता है। समझ में आया? देखो यहाँ पर दिया है, ईगो, सुपर ईगो, है ना, और ईड, इसको क्या कहा है? ईड कहा गया है। ईड यानी इदम। अभी ये जो क्वेश्चन है, ये वाला जो मैंने कल नहीं लिया था, इस वजह से नहीं लिया था कि ये क्वेश्चन में आ सकता है, ये क्वेश्चन को आ सकता है, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए इसको रखा था। अब आपको समझ में आया है। अब देखो, ईदम का मतलब क्या है? कि व्यक्ति की जो शारीरिक मूल अवस्थाएं हैं या फिर कुछ आवश्यकताएं, नीड्स होती हैं। जैसे कि मूलभूत हमारी आवश्यकता, नीड क्या है? आमच्या मूलभूत गरजा कोणकोणत्या आहेत? मूलभूत, हमारी मूलभूत आवश्यक अन्न अवस्थाएं। अन्न वस्त्र निवारा. करेक्ट। अन्न, वस्त्र और निवारा। एक मिनट, हाँ। अन्न, वस्त्र, निवारा, बराबर। अब ये जो भूख, प्यास, काम, अभी ये जो तो मूल अवस्था है या फिर आवश्यकता है, उनमें भूख है, प्यास है, एवं काम है।
काम का मतलब क्या नहीं, ये मूल रूप में होता है इदम में। यानी ये जो सिगमंड फ्राइड ने अपनी 3 अवस्थाएं बताई कि इंसान इन 3 अवस्थाओं से गुजरता है। ईड़ ईड़ में उसको क्या चाहिए, भूख प्यास है और शारीरिक सुख चाहिए, तो इस वजह से इस रूप से गुजरता है। अगर ये जो आवश्यकताएं हैं, ये आवश्यकता के प्रति बालकों में उत्तेजना काफी अधिक होती है। खाना नहीं मिलेगा, प्यास नहीं उसकी बुझेगी, या फिर बाकी का जो वर्ड्स है वो, ये इसके बारे में वो ज्यादा उत्तेजित होता है। और यह सामाजिक आवश्यकताओं एवं नैतिक मूल्यों की चिंता किए बिना इच्छाओं को पूरी करने पर बल देता है। कि इसके बारे में समाज क्या सोचेगा, कैसे सोचेगा, ये मालूम नहीं है। अभी जैसे कि देखो, इंसान सामाजिक सोशल वाला प्राणी होने की वजह से जो भी कुछ है वो समाज के रूल के अनुसार ही करता है। तो ये हमारी कौन सी भी मूल गर्जा हो या फिर कुछ भी हो, तो इसमें सबसे देखो कि भूख, मैंने परसों ही बताया था आपको कि एक कुत्ता है ये, क्योंकि क्यों प्राणी है, और इस कुत्ते को भूख लगी है, तो वो तुम्हें मांगेगा मालिक मुझे भूख लगी है खाना, तो कहेगा क्या, वो डायरेक्टली क्या करेगा, जाकर तुम्हारे किचन में या फिर कहीं पे पड़ा हुआ वो खा लेगा। यस और नो। लेकिन तुम्हें भूख लगी है, तुम मेहमान है कि यहाँ पे गए हो, क्या तुम डायरेक्ट उसको खाना मांग सकते हो? तुम इंसान होकर तुम डायरेक्टली जिस मेहमान के यहाँ पर गए हो उसको डायरेक्टली खाना मांग सकते हो क्या? नहीं सर। हाँ, क्यों नहीं मांग सकते? क्योंकि कुछ नीति नियम मूल्य होते हैं इस वजह से। लेकिन सिगमंड फ्राइड का कहना ये है कि ये जो सामाजिक गरज है, ये जो भी कुछ आवश्यकता है, तो नैतिक मूल्यों की चिंता किए बिना इच्छाओं की पूर्ति पर बल देना है। ये ईड काम ही वैसे करता है कि पूरा कर, क्या पूछना है, क्या करना है, ये करना है, वो करना है, कर दे, और वो कर बैठता है। तो ईड़ में आती है मूलभूत आवश्यकताएं। क्या आती हैं? ईड़ में क्या आया? मूलभूत आवश्यकताएं है। और मूलभूत आवश्यकता कौन कौन सी है मैंने आपको बता दिया। अब है अहम। अहम का मतलब है ईगो। हाँ? ईड़, ईगो, सुपर ईगो। ईड़ का मतलब है अहम। अहम देखो, जब बालक सांसारिक परिवेश में परस्पर अंतर क्रिया करता है, इंटरेक्शन बिटवीन 2 एंड मोर देन पर्सन, जब वो करता है तो अपनी इच्छाओं को एवं अपनी इच्छा है एवं अपनी कामनाओं की पूर्ति करता है, कि उसको पूरा करना है। मेरी जो इच्छा है, मेरे को जज बनना है, मेरे को वकील बनना है, मेरे को अमुक बनना है, मेरे को शादी करना है, मेरे को ब्याह करना है, ये कर, इसकी इच्छा पूर्ति के लिए वो काम करता है। और इसके परिणाम स्वरूप उसके जीवन के प्रथम वर्ष से ही अहम यानी ईगो का विकास होने लगता है, कि मैं इसको पूरा करूंगा। जैसे जैसे पूरा होते जाएगा उसको क्या होगा, मान लो तुमने चोरी करना शुरू की। हाँ, अब देखो, जब भी चोरी करना शुरू करता है तो पहले डर डर के ही करता है, लेकिन जैसे उसमें माहिर होता है, पहली चोरी पकड़ी नहीं जाती तो डेयरिंग हो जाती है सेकंड वाली चोरी करने में। और ऐसे 10-12 चोरी करने के बाद चोर को थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, फिर वो दुनिया का सबसे बेहतरीन चोर भी बन सकता है। वैसे ही हमारे कोई घटनाएं होती हैं तो वो ईगो से निर्माण होती हैं, और ईगो एक बार इंसान के भीतर घुस गया तो मानो कुछ पूछो ही मत। वातावरण के अनुसार कोई भी बालक अपनी सभी इच्छाओं को अपने ढंग से पूर्ण नहीं कर सकता। नहीं कर सकता अपनी इच्छाओं की। हमें हमें टीचर बनना था, हम बन पाए क्या? हाँ? और टीचर बनने के बाद जो भी कुछ हम समाज में दिखना चाहते हैं, या फिर जो कुछ हमारी इच्छाएं होती है वो पूरी करते हैं क्या? हम नहीं करते। हाँ? अभी तुम टीचर हो, हाँ? तुम टीचर हो मान लो, तो एक तुम है ही, और तुम अच्छे एक रेपुटेड स्कूल में काम कर रहे हो, और तुम जैसे स्कूल छूटने के बाद स्कूल के बाहर आए गेट में, और वहां से शादी की बारात जा रही थी, और मन पसंद डीजे वहां पर बज रहा है, तुम्हारा मन का जो गाना है जिस पर तुम दिल खुल कर नाचना चाहते हो वो है, और वो वहां पर बज रहा है। क्या आप वहां पर किसी बात का ये न करके आप वहां दिल खोल कर नाच सकते हो क्या? नाच सकते हो? नहीं सर। आपकी इच्छा है ना, कि इच्छा है, गाना तो बज रहा है, दिल कर रहा है कि झूमू नाचू, पूरे संसार का ख्याल ना करो, लेकिन कर सकते क्या? नहीं, क्योंकि अपनी इच्छाओं को इच्छाओं को अपने ढंग से वो पूर्ण ही नहीं हो सकती या कर नहीं सकता। अंत अहम उसे संसार की वास्तवता के आधार पर इच्छाओं को पूर्ण करने हेतु मध्यस्थी का काम करता है। अंत अहम उसे संसार की वास्तविकता, संसार क्या है, तुम क्या हो और तुम क्या करना चाहते हो, इसकी वास्तविकता के आधार पर इच्छाओं को पूर्ण करने हेतु मध्यस्थ काम करता है, और वो होता है अहम, ईगो। बराबर। अब है पराहम, सुपर ईगो। ये अंतरात्मा की आवाज की तरह होती है, भीतर की आवाज हमेशा ना।
अभी कभी कभी इंसान सिचुएशन में पड़ जाता है कि ये करूं क्या वो करूं, वो करूं क्या ये करूं। हाँ, मेरे को स्कूल भी करना है, मेरे को क्लास भी करना है, मेरे को क्वालिफाई भी होना है, सबको प्रूव करके दिखाना है, ये करना है वो करना है। हाँ, लेकिन वक्त ही नहीं है, क्या करूं। तो भीतर से आवाज आती है, छोड़ दे नौकरी, कर ले क्लास, हो जा क्वालिफाई। इसी क्वालिफाई होने के बाद लाखों तुम्हारे सामने जॉब की अपॉर्चुनिटियां ठहरेंगी। लेकिन अभी भीतर की आवाज आती कि नहीं, कभी कभी आती कि नहीं आती। जैसे आपने मन पसंदीदा आदमी के साथ जब झगड़ा होता है, और झगड़ा होने के बाद गलतियां अपनी होती हैं, लेकिन भीतर से आवाज आती है कि नहीं, गलती तो मेरी ही थी, मैंने बहुत कुछ चाहता, ये किया वो किया। लेकिन आप कहते नहीं, ये भीतर की आवाज ही सुपर ईगो हमेशा व्यक्ति को याद दिलाता है कि व्यक्ति को हमेशा दृढ़ता के साथ सही मार्ग अपनाना चाहिए। पराअहम व्यक्ति के नैतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करता है। सच की, हाँ, सत्य, अहिंसा, हाँ, असत्य, इन सभी मार्ग को दिखाना चाहता है। हमारे जो रूल है, नियम है, रूढ़ी है, इसके बारे में जो कुछ सही चल रहा है, उसके बारे का विकास जो होता है वो यहाँ पर होता है। सांस्कृतिक मूल्य हो, सामाजिक मूल्य हो या फिर नैतिक मूल्य हो, उन सभी का डेवलपमेंट पराहम यानी सुपर ईगो में होता है। इस तरह से इंसान की जो तीन अवस्थाएं में से गुजरता है, ईदम, अहम, पराहम, ईड, ईगो, सुपर ईगो, इसके बारे में सिगमंड फ्राइड ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया है। आपको वो समझ में आया ही होगा, आया है ना आपको समझ में? यस ऐसा सर। नो। Yes, तो sir. अभी हमें I देखना है, अभी हमें देखना है, फाइनलाइजेशन करना है कि आज का ये जो चैप्टर है इसको यहीं पे खत्म होना है। अब महत्वपूर्ण क्या है कि समाजीकरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक, इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन को प्रभावित करने वाले कारक, इम्पैक्ट परिणाम करने वाले कारक, फैक्टर्स, कारक, कारक का मतलब फैक्टर, और इम्पैक्ट करने वाले, प्रभावित करने वाले, बराबर। तो सोशलाइजेशन को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, उनमें सबसे है पालन पोषण। कौन सा है? पालन पोषण। तो मुझे बताओ कि पालन पोषण हमारे सामाजिकरण को प्रभावित करता है कि नहीं करता है? क्योंकि आपने आपने देखा है, यहाँ पर पूरा देखा है पालन पोषण का क्या उसमें होता है। बताओ, चलो आपको बताना है, फैक्टर ये प्रभावित करता है कि नहीं करता, इतना ही बताओ, यस और नो, इतना ही बताओ, मैं बाकी का नहीं पूछ करता रहा हूँ। है सर, करता है। हाँ, करता है। करता है sir. करता है, हाँ। कैसे करता है, कैसे करता है? बच्चों को अच्छी आदतें लगाना, उसको उसकी शारीरिक जो भी ये है क्या, उसके वार्ड अच्छे से डेवलपमेंट उसका अच्छे से हो, इसलिए उसको पोषण, पालन पोषण उसका अच्छे से हो, ये देख सकते हैं हम सामाजिकरण के। वेरी नाइस। पालन पोषण यानी हम बच्चों को जिस तरह से पालते हैं, संस्कार देते हैं, जो भी कुछ खान पान है, उसका असर बच्चे के सामाजिकरण पर होता है। बच्चा अच्छा खाएगा, हेल्दी रहेगा, बच्चे पर अच्छे संस्कार करेंगे तो बच्चा अच्छा बिहेवियर करेगा, समाज में सबको अच्छी अहमियत देगा, वो अच्छा वार्तालाप करेगा, कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन, हाँ, या मोर देन पर्सन, वो सबके साथ अदब से बात करने की कोशिश करेगा। आपके संस्कार ही अच्छी नहीं रहेंगे, आपके मुंह से वो बातें झलकती रहेंगी, हमेशा गालियां बरसती रहेंगी, तो बच्चा क्या फूल बरसेगा? क्या फूल बरसेगा क्या? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस तरह से मुंह का शटर खुलने के बाद तुम्हारी औकात ही पता चलता है, इंसान की औकात का पता उसका मुंह का शटर खोलने के बाद पता चलता है कि ये सुनार की दुकान है या भंगार वाले की दुकान है। यस सर नो, यस सर नो। और यही दुकान हम अपने बच्चों के सामने खोलेंगे, उसका लालन पालन करेंगे, एक अच्छा, यानी जैसे कि टाटा, रतन जी टाटा, इनका इनके इनका पालन पोषण और इनके बच्चों का पालन पोषण कैसे रहा? इनका पालन पोषण अच्छा रहने की वजह से ये दुनिया का हाईएस्ट या फिर टॉप 10 एक जो श्रीमंत की लिस्ट है उनमें से नाम है। पूरे भारत में इनका नाम एक फक्र से लिया जाता है, अभिमान से लिया जाता है। ये सर नो, फिर पूरे भारत में हमारा नाम क्यों नहीं लिया जाता फक्र? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम गरीब होने के नाही सर, बावजूद जर्मनचा भी, डबा आहे म्हणा. जर्मनचा डबा नाही, स्टीलचा देतो की, स्टीलचा देतो क्या? तो
हम एपीजे अब्दुल कलाम का भी जो कुछ नाम है, वो गरीब होने के बावजूद भी, उनकी फैमिली गरीब होने के बावजूद भी आज पूरा भारत नाम लेता है, एपीजे अब्दुल कलाम। गरीब मैटर नहीं करता, पालन पोषण संस्कार। उनकी जब बीए की, उनका जो एरोनॉमेटिक का एडमिशन चल रहा था, जिसमें बीए करना था, बीएससी करना था एरोनॉमेटिक से, तो उनके पास पैसे नहीं थे। खुद की बहन ने अपना सोने का गहना गिरवी रखकर पैसे दिए, लालन पोषण। देखो उस जगह हम होते तो रहने दो, उतना महंगा पढ़ने की क्या जरूरत है, पढ़ो यहाँ पर सरकारी इसमें, हम पढ़ो 1000-2000 वाली इसमें। यहाँ तक कि उन्होंने खुद भी बैठे नहीं है, अखबार डालते रहे, उससे आया हुआ पैसे से उधर निर्वाह किया। तो ऐसे महान व्यक्ति महान कार्यों से बनते हैं, छोटी छोटी दिक्कत वाली से नहीं बनते। और यही अगर हम पोषण लालन पालन में डालेंगे तो एकदम से ही इंसान में परिवर्तन होता है। ये सर नो, ये सर नो। और हमारा लालन पालन वैसे ही हुआ है, हमारा पोषण वो इस तरह से किया गया है, इसीलिए हमारे समाज में हमारी कुछ ना कुछ अहमियत है। ये सब नो, तुम्हारे तुम्हारे समाज में तुम्हारी कुछ अहमियत है कि नहीं, तुम्हारे लोगों में, तुम्हारे फैमिली में, तुम्हारे रिलेटिव्स में, तुम्हारे जिस सोसाइटी में रहते हो उसमें तुम्हारी कुछ इज्जत है कि नहीं है कि नहीं है? है सर। ये सब क्यों है? क्योंकि यही पालन पोषण की वजह से तुम्हारा बिहेवियर अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे पे संस्कार अच्छे किए गए, तुम्हारा बर्ताव अच्छा है क्योंकि तुम्हारा पोषण वैसे किया गया है। और ये इंपॉर्टेंट है। और तुम और तुम्हारे बच्चों पर तुम लालन पालन जो करोगे, तुम्हारा उसका पोषण तुम करोगे, वैसे ही बच्चे बनेंगे। तुम अगर उसको फीडबैक गलत दोगे तो वो गलत ही करेगा। तुम कहोगे कि ये संसार अच्छा नहीं है, चोर है, चक्के हैं, तुम भी वैसे बनो, तो वो कल सबसे बड़ा डॉन बन जाएगा। हाँ, ये ये लालन पालन पर है, ये पोषण है। हाँ? और हमारा पोषण देखो, गरीबों के घर में का, मिडिल क्लास के घर में का, और श्रीमंतों के घर में का लालन पालन, और उनके बाद में उनके समाज में आने वाला। आज टाटा को, रतन जी टाटा का नाम जितने फक्र से लिया जाता है, उतने ही फक्र से हम उनके बेटे का, उनके आने वाली पीढ़ियों का नाम लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसका बेटा है, उसका ही लालन पालन वैसे होगा। अंबानी, अंबानी का बेटा, दिखता कैसे भी हो, लेकिन लेकिन उसका पालन पोषण कैसे किया है? हाँ, जैसे कि वो अभी देखो ना क्या हुआ, वो कौन से अंबानी की लड़के की शादी होगी ना, अनिल अंबानी के, मुकेश अंबानी के बेटे की शादी, किसकी शादी हुई? किसकी हुई शादी? हाल ही में हुई ना। हाँ, मुकेश अंबानी की बच्चे की हुई क्या अनिल अंबानी के? मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी। अब मुकेश अंबानी के लड़के का नाम पता है क्या? मुकेश अंबानी। अब दिखने में वो कैसा दिखता है, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन उसकी जो बहू आई है, उसको इसकी मुकेश अंबानी की जो वाइफ है, यानी जिसकी सासू माँ, उसने उसको अभी आते हुए ही 800 करोड़ की कंपनी थमा दी। 800 करोड़ की, करो इसको क्या करना है करो। कैसे, हाउ? हमारे यहाँ लोग नई बहू आने के बाद 800 रुपए का भी हिसाब नहीं में देते और लेते भी नहीं, 800 रुपए भी उसके हाथ में थमाते नहीं। लेकिन जैसे वो आई, वैसे इसकी सासू माँ ने उसके हाथ में 800 करोड़ की कंपनी थमा दी स्टार्टअप के लिए। ये है पालन पोषण, ये है लालन पालन। हाँ, बराबर है कि नहीं? 8 रुपए भी नहीं देते हम, वैसे तो बच्चों को हम 8 रुपए ही नहीं देते। ये फर्क है हमारे लालन पालन का। वो सोशलाइजेशन वैसे ही रहेगा, और सोशलाइजेशन डिपेंड करता है तुम्हारे इस पर। दूसरा है सिंपैथी, जिसको हम कहेंगे सहानुभूति। सहानुभूति बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम दूसरों का दुख नहीं समझेंगे, दूसरे का दर्द नहीं समझेंगे, दूसरे की फीलिंग को नहीं समझेंगे, तो कब हमारा सोशलाइजेशन अच्छे होगा? मानो तुम किसी स्कूल के हेड टीचर हो, और तुम्हारे हाथ के नीचे 6-7 टीचर हैं, कलीग्स हैं, सिपाही हैं, और फिर उनमें के एक टीचर जो है, जो कुछ सीनियर है, सीनियरिटी से सीनियर है, और वो उनका घर में की कुछ देहात होने की वजह से, मयत होने की वजह से वो स्कूल नहीं आ पाए। लेकिन आपने कहा मुझे पता नहीं, 2 दिन होने के बाद तुम्हें स्कूल आना ही आना है। उनकी भावनाओं को समझो। तुम अगर दूसरों की भावनाओं को नहीं समझ सके, तुम खा के सोशलाइजेशन हो, ये सर ना। हम में और जो हमारी पीढ़ी है, इनमें ज्यादा गैप रहेगा, जनरेशन का गैप रहेगा, तो विचार नहीं मिलते, उनमें सहानुभूति नहीं आती है। तो सहानुभूति बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों को छोटे छोटे हिस्सों से उसको सहानुभूति पैदा करने की कोशिश करो। हाँ, तुम कितने बड़े हो, कितने पैसे वाले हो, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। रतन जी टाटा का एक महत्वपूर्ण ये है कि दुनिया में जब वो आए, वो
डायरेक्टली वो श्रीमंत उतने थे ही नहीं, हालांकि में से गए चले गए। लेकिन जब गए, जब उनके पास पैसा आया, और जब उसके एक मित्र ने उसको कहा कि एक मित्र ने कहा उसको कि बाबा तू इतना सारा पैसा कमाता है, तू एक काम कर। और मैं इतना होने के बाद भी खुश जितना चाहिए उतना नहीं था। और जब मेरे एक मित्र ने कहा कि मेरे कंपनी में या फिर मेरे कंपनी की ओर से 100 लोगों को तेरी ओर से व्हील चेयर दे दे, और जब उन्होंने व्हील चेयर दिया उसको, और उस भक्ति कार्यक्रम में इनके हाथ में बांटा गया, टाटा के हाथ से उसको बांटा। और जब बांटने के बाद तब तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन हुआ फर्क कब देखो, जब वो व्हील चेयर देने जिससे हाथ में दिए गए और कार्यक्रम समाप्त हुआ, उनमें का एक व्हील चेयर पर इंसान आया। इससे तुम्हारे जीवन में कुछ फर्क पड़ो या न पड़ो, वो रतन टाटा से कह रहा है कि इससे तुम्हारे जीवन में कुछ फर्क पड़ो या न पड़ो, तुम मेरे लिए खुदा हो, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। मैंने ऊपर वाले को तो देखा नहीं है, मेरे आंखों से तो देखा नहीं है, लेकिन जीते जाते मेरे लिए खुदा तुम हो। और इसी सेंटेंस से, इसी वर्ड से पूरे लाइफ में, होल ऑफ लाइफ में रतन टाटा के बदलाव आया। और तभी से उन्होंने डिसाइड किया कि मेरे जीवन में मैं जितना भी कमाऊं, उनमें का कहीं हिस्सा मैं ऐसे गरीब लोगों में बांट दूं। और जब वो जितना अब तक मैंने कमाया था, उससे कहीं ज्यादा मैंने कमा लिया ऐसे लोगों की दुआएं लेकर। तो ये सहानुभूति है, और ये समाजीकरण पर प्रभाव करती है। आज मैं उनका नाम यहाँ पर ले लाऊं क्योंकि उनमें सहानुभूति थी, और उनकी समाजीकरण की वजह से लाखों लोगों को क्या हुआ, मुनाफा हुआ है, फायदा हुआ है। क्या करना, तो ऐसी भी सहानुभूति होनी है। नहीं मेरे पास पैसा है, मैं दूसरों को क्यों दूं, क्या करना है, गरीब है तो उसकी, गरीब है तो वो गरीब है, गरीब रहेगा और गरीब बन के ही मरेगा, मुझे क्या। ऐसा हम दूसरों का नहीं सोचेंगे तो कुछ भी नहीं। हमारे पास सिंपैथी होनी चाहिए। हमारी मेड जो हमारे घर में काम करने के लिए आती है, उसके बारे में भी हमारे बारे में सिंपैथी होना जरूरी है, क्योंकि वो तुम्हारे यहाँ आ रही है ये सोच कर कि कुछ ना कुछ होगा, मैं कुछ ना कुछ मेरे आर्थिक सोच में कुछ ना कुछ बदलाव करेंगी, वो भी कुछ ना कुछ कर रही है, तो उसके बारे में तुम्हारा भी बर्ताव अच्छा होना चाहिए। ऐसा ना, इधर नो, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पर आ रही है, वो गरीब है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उस पर उपकार कुछ कर रहे हो, उपकार कर रहे हो। नो। तो सहानुभूति इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है सामाजिक शिक्षण, सोशल लर्निंग, कि समाज में कैसे रहना है, समाज में क्या कुछ करना है, क्यों करना है, इसका भी ज्ञान हमें होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। समाज में कब कहाँ कैसे कितने पैर आगे चलने हैं, कितने कदम पीछे जाना है, ये मालूम होना भी जरूरत है। जैसे कि झगड़ा करते वक्त कहाँ पीछे हटना है, झगड़ा करते वक्त कहाँ आगे जाना है, ये भी मालूम होना है। समाज से किससे कैसे बर्ताव करना है। हाँ? आप देखो वो सोशल एजुकेशन जो होता है, सोशल लर्निंग बोलो, सोशल एजुकेशन बोलो, जैसे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जब उन्होंने पृथ्वी क्षेपणास्त्र, बाद में से अग्नि क्षेपणास्त्र, ये जो कुछ बनाए, बनाने के बाद उन्हें सबसे उनका महत्वपूर्ण प्लान जो था वो था पीएसएलवी। पीएसएलवी यानी अंतरिक्ष में सैटेलाइट छोड़ने वाला एक वाहन, बराबर। और वो छोड़ने के लिए जिस मेटल से वो उसका जो ये बनाया था वो पीएसएलवी यान, तो वो मेटल इतना हेवी था कि पूछो मत। लेकिन पहली जब उड़ान हुई, वो क्या, जितने भी उड़ान हुए उसमें के सभी उड़ान सफल नहीं थे, कुछ अनसफल भी थे। फिर उनके समझ में आया कि जो हम ये मेटल इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें का कुछ मेटल बच चुका है, कुछ कबाड़ में कबाड़ वाला बन गया, तो इसका क्या करेंगे हम, इसका क्या करेंगे। जब वो इधर उधर घूमते थे, लोगों से मिलते थे, तब उनके एक समझ में आया कि जो हैंडीकैप्ड लोग हैं, हैंडीकैप लोग हैं, उनसे वार्तालाप हुई, ये हुई, तब उनको समझ में आया कि उनके जो कुछ इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि व्हील चेयर हो या फिर आर्टिफिशियल पैर हो, आर्टिफिशियल हैंड हो, ये अगर इसी मेटल से बनाए जाएंगे तो कितना मुनाफा होगा उन लोगों को, ऐसे उन्होंने सोचा। और फिर उन्होंने एक प्रायोगिक तौर पर एक 1000 लोगों का ऐसे मटेरियल बनाया, आर्टिफिशियल हैंड बोलो। और ये उन्हें करते वक्त एक राजस्थान के कुछ ऐसे इलाकों में जाकर उन्होंने उसका एक कैंप लगाया, और उसे अखबार में छापकर बहुत सारे जितने भी करीब के लोग थे वहां पर उसको इकट्ठा किए, कैंप लगा गया। और फिर ये सुबह से लेके शाम तक चल रहा था। और पैकअप का वक्त आया, 6-7 बजे थे कि अब जाना है ऐसा बोल के। और दिन भर ये सब सारे लोग होने की वजह से थकान सी महसूस हो रही थी, कब एक बार यहाँ से बैठो और यहाँ से निकल जाऊं, ऐसा हो गया था। और सब पैकअप हो गया, सब गाड़ियां निकलने के लिए तैयार थी। इतने में एक दूर से एक
हैंडीकैप्ड आदमी आया और कहने लगा कि मैं ऐसे ऐसे दूर यहाँ से आया हूँ और यहाँ मैंने सुना था कि यहाँ पर ये लगा है और मेरे को चाहिए। बाकी के लोग बोल रहे खत्म हो गया, हो गया है। लेकिन ये बात जब एपीजे अब्दुल कलाम को पता चली तो उन्होंने गाड़ी रोक कर उसको जो चाहिए वो दिया। अगर हम उनकी जगह होते तो हम क्या करते? ये सोशल लर्निंग है। दूसरों की हालतों को, दूसरों की तकलीफों को हमें समझना है। सिर्फ हम ही वैसे नहीं है तो हमारे जैसे भी लोग हैं। हाँ? तो उन लोगों को समझते वक्त हमारी तकलीफ, अगर हम उनकी तकलीफों को समझेंगे तभी लोग हमारी तकलीफ को समझेंगे। यस और नो? फिर होता है पुरस्कार और दंड। ये भी बहुत कुछ महत्वपूर्ण है। रिवार्ड एंड पनिशमेंट, ये जो सोशलाइजेशन है इसको प्रभावित करती है। अगर कोई लोग समाजीकरण में अच्छा काम करे तो उसको पुरस्कार देना है। जैसे कि आइडल टीचर हो, अच्छा शिक्षक पुरस्कार हो, जो भी है, जो कुछ अच्छा काम करता है उसके लिए पुरस्कार होना जरूरी है। और जो कुछ गंदा काम करता है उसके लिए दंड होना जरूरी है। जैसे कि बलात्कारी पर दंड होना जरूरी है। अगर नहीं दंड करेंगे तो समाज में बलात्कारी लोग ज्यादा होंगे। यस और नो? यस और नो? इसीलिए दंड जरूरी है, वैसे ही पुरस्कार जरूरी है। अच्छा काम करोगे पुरस्कार मिलेगा तो और कुछ करने की यहाँ पर हिम्मत आएगी। जैसे कि तुम स्कूल में हो, तुम्हारे हेडमास्टर ने कहा कि वक्त तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये वर्ड भी तुम्हारे लिए एक मोटिवेशनल होता है और तुम और बेहतर करने के लिए करते हो। और फिर कभी तुम्हें एक पुरस्कार भी मिल जाए तो तुम तुम्हारा काम दुगुना कर सकते हो। इसीलिए काम को दुगुना करने के लिए और गलत काम को मोड़ने के लिए पुरस्कार और दंड जरूरी है। फिर है वंशानुक्रम। तुम्हारे वंश से जो कुछ चलते आया है, हाइट बोलो, ऊंची बोलो, ये बोलो, इससे सामाजिकरण में फर्क पड़ता है। जैसे कि काला होना, गोरा होना, जहां से आना। जैसे कि निग्रो लोग, पता है कि अमेरिका के निग्रो लोगों को वहां पर नीचे नजरों से देखा जाता था। तो क्यों देखा जाता था? कि उनकी उनकी वंशानुक्रम से। अब भी हमारे समाज में दलित लोग हैं या फिर जिसको हम बिचड़ा वर्ग कहते हैं, उनकी ओर देखने की हमारी नजरिया कैसी है? देखो, अनुवंश, वंशानुक्रम जो चलते आया है, जिस जाति में, जिस धर्म में उसने कदम रखा, उसको हमारा देखने का नजरिया देखो कैसे था। जैसे कि वैदिक काल की, मैं यहाँ पर वैदिक काल की बात बोलो, समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण थे। इन 4 वर्णों में जो शूद्र थी, इनकी जो कुछ उनको जो हम देखते थे गंदी नजर से देखना, उनको गंदा बिहेवियर करना, इन लोगों को गांव में प्रवेश ही नहीं था। दिया जाता था तो मजबूरी से शाम के वक्त दिया जाता जब सूरज ढलता हो। क्यों? क्योंकि वो अगर गांव में आएंगे तो उनकी छाव भी हमारे गांव में नहीं पड़ना है। और उसके बाद उनके पीठ के पीछे क्या बांधा हुआ था? खराटा, है ना? तो क्यों? क्योंकि उसकी जो निशान है पैरों की, वो हमारे गांव को न पड़े, हमारा गांव को अशुद्ध ना करे। यही कहा, ये सब कुछ है ना, ये वंशानुक्रम की वजह से सोशलाइजेशन उस तरह से होता है। बराबर है कि नहीं? होता है कि नहीं? फिर हमारी फैमिली, हम जिससे मैटर करते हैं, जिससे बिलोंग करते हैं, हमारी फैमिली देखिए, अंबानी की फैमिली देखो, एपीजे अब्दुल कलाम की फैमिली देखो, और हमारी फैमिली देखो। एक कलेक्टर की फैमिली देखो, एक पुलिस की फैमिली देखो, एक टीचर की फैमिली देखो, कितना बदलाव होता है। पुलिस की फैमिली देखेंगे तो घर में हमेशा टेंशन टेंशन, क्योंकि उनकी ड्यूटी, या फिर वो बॉर्डर पर रहने वाले सैनिक की, मिलिट्री मैन की एक इसकी कैसे रहती है, और उनके बच्चों का विकास ही उसी तरह होता है। सोशलाइजेशन हम जिस तरह से देते हैं उसी तरह से बच्चों का विकास होता है। हम पड़ोस पड़ोस में जो रहते हैं जिसकी वजह से, और वहाँ का जो आसपास का वातावरण है वो हमारे बच्चों पर, हमारे पर प्रभाव करता है, और उसी तरह से हमारा सोशलाइजेशन चलते रहता है। स्कूल स्कूल भी बहुत ही अहमियत रहती है और अहमियत रखती है। वहाँ का डिसिप्लिन, वहाँ के कुछ आदर्श, वहाँ के मूल्य, किसी किसी कुल के तो जो एम्स होते हैं, उद्दिष्ट होते हैं कि बच्चों को डेयरिंग फुल बनाना, उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करके उसको अच्छा एक स्पीकर बनाना। तो वो जो उनका टारगेट है, उनका जो एम्स है, वो पूरे करने के लिए बच्चे, ये जो स्कूल है, ये समाजीकरण पर बहुत ही प्रभाव करती है। यहाँ पर बालक के साथी संगी, जो अभी आपने सैराट मूवी देखी है, उसमें सबसे बेहतरीन कौन है? वो है सल्या, उसका फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड की, अगर फ्रेंड सल्या न होता तो परशा आर्ची को उठाकर नहीं ले जाता। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सही है, गलत है? परशा के वो सल्या की वजह से ही परशा ने आर्ची को ले उठाकर ले गया, सर नो, भगा कर ले गया, कुछ भी कहा, ओके। यस सर, नेबर्स, यस। ये फ्रेंड की वजह से होता है। तुम्हारा साथी संगी कैसा है उस पर निर्भर करता है कि तुम कैसे होगे। ढवळ्या शेजारी पोळ्या बनला वान, नाही तर गुण लागणारच।
त्याच्यासाठी आपले चांगले दोस्त असणं गरजेचं आहे। ये बालक जितने अच्छे होंगे, साथी जितने अच्छे होंगे, वैसे तुम्हारा होगा और तुम्हारे बोलने की नजाकत होगी। यहाँ की अगर बच्चे गुंडे की तरह से बातें करती हैं, अपन बोलो ए बड़ो चलो इधर आओ, ये ऐसी बातें अपने फ्रेंड सर्कल में रहेंगी तो बच्चे पर उसका असर होगा और बच्चा भी ऐसी बातें करेगा। ऐसा ना समुदाय कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी में रह रहा है, जिस धर्म में रह रहा है, जिस जाति में रह रहा है, जिस सोसाइटी में रह रहा है, उनका असर, उनका रिएक्ट तुम पे होता है और तुम्हारा रिएक्ट इन कम्युनिटी पर भी होता है। हाँ, तुम अगर कुछ गंदा बर्ताव करोगे या फिर समाज विरोधी काम करोगे, जैसे पर्शिया ने अर्ची को भगाकर समाज के विरुद्ध काम किया, हाँ, और ये करने की वजह से कम्युनिटी ने उसको उसके इसमें से निकाल फेंक दिया, अपने समुदाय से ही निकाल कर फेंक दिया। सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सुनाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? बोलो हाँ फटाफट। सर, दिखाई दे। दोनों। हाँ सर। जी सर, दिखाई दे रहा Welcome to NC Music World. Connecting. मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर। अब आ रही है। ठीक है, चलो। तो ये सब कुछ बातें समाजीकरण को प्रभावित करती है। समुदाय समझ में आए? फिर ये धर्म, हमारा धर्म, हाँ, समाज को जिस धर्म से अच्छा नीचा ऊंचा कुछ भी नहीं था। हमारा भारत देश वो धर्म निरपेक्ष है, किसी धर्म को वरिष्ठ नहीं कहा गया, किसी धर्म को नीचा नहीं दिखाया गया। इसी वजह से फिर भी इतना होने के बावजूद भी हम अगर मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं तो बाकी के लोगों का देखने का नजरिया कैसे है, कि कैसे था, हिंदू है तो उसके ओर देखने का ये नजरिया कैसे है, हाँ, अगर बौद्ध है, दलित है तो उनकी ओर देखने का नजरिया, नजाकत कैसी है, तो ये डिपेंड करती है। और उनका बातें करने का तरीका, उनसे एक दूसरे के मिलने का तरीका, ये सब पूरा सोशलाइजेशन पर क्या करती है, इम्पैक्ट करती है। और उसी वजह से हमारा जो सोशलाइजेशन है वो चलता रहता है। ये जो इम्पैक्ट करने वाले जो फैक्टर हैं, ये आप सबके समझ में आए क्या? आए क्या? है। यस सर। यस सर। सबको बताना, समझ में आए? समझ में आए? और क्वेश्चन इसका इस पर कैसे आएगा? Yes, sir. देखो, यस सर। समाज यस सर। को प्रभावित करने वाले निम्न में से कौन से घटक नहीं है? हाँ, समाजीकरण को प्रभावित करने वाले निम्न में से कौन से कारक नहीं है? इस तरह का आपको क्वेश्चन आएगा और उसी क्वेश्चन की वजह से आप पर ये इम्पैक्ट डालेगा। समझ में आया? समझ में आया आपके? हाँ सर। हाँ सर। तो अभी हमें देखना है कि ये जो सोशलाइजेशन है, सामाजिकरण की प्रक्रिया के मुख्य अभिकर्ता यानी रोल को निभाने वाले कौन है? सामाजिकरण की जो प्रोसेस है, इसमें मेन जो लीड है वो किसकी रहती है? तो सबसे पहला है कि अध्यापक। कौन है? अध्यापक की भूमिका। अध्यापक इसमें क्या कर सकता है कि बच्चों को सभी, अगर बच्चों स्कूल में जो बच्चे होते हैं वो हर एक जाति धर्म से आते हैं और यहाँ पर अध्यापक की भूमिका ये होनी चाहिए कि सबको मिलजुल कर लेना है। सर ना, साथ ही साथ लड़का लड़की में भेद नहीं करना है, कोई जाति श्रेष्ठ नहीं है, कोई जाति कनिष्ठ भी नहीं है, यहाँ तक कि सभी बच्चे मेरे लिए समान है, ना ये फेवरेट है ना ये है। यहाँ पर ये सोशलाइजेशन की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। नहीं तो कभी कभी क्लासरूम में हम भी वो गलतियां कर बैठते हैं। अगर हमारे इसमें क्या होता है, जहां भी जाओ तो जो भी क्लास में कुछ ना कुछ 2-3 लोग ऐसे होते हैं कि तुम्हारे ज्यादातर फेवरेट होते हैं और जब भी क्वेश्चन आंसर चलता है, जो तुम पढ़ाते हो यही लोग आंसर देते हैं और यही लोग बोलते रहते हैं, वो सामने की बेंच पर बैठे हुए होते हैं या फिर कहीं भी। तो फिर कब कब क्या होता है कि बाकी के बच्चे बोलते हैं हाँ ये उसका चमचा है, हाँ इसको बोलने दो, ये उसके लिए आता है, उसको वो बोलने दो, हम नहीं बोलेंगे। पीछे की बेंच वाले फिर आपकी पढ़ाई की ओर नहीं ध्यान देंगे और फिर वो जब भी आप आएंगे तो बोलेंगे हाँ अब ये चमचा उसके साथ बोलेगा। होगा कि नहीं होगा ऐसे? तो तुम्हारी एक भूमिका है कि स्कूल में सबको समान अहमियत देनी है। परिवार एवं अभिभावक की भूमिका। परिवार यानी फैमिली, अभिभावक यानी पेरेंट्स। अभिभावक यानी कौन? पेरेंट्स। अब ये पेरेंट्स की भी भूमिका महत्वपूर्ण है सोशलाइजेशन में। हम भी हमारे घर में भेदभाव नहीं करना है, लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं करना है और सबसे जो हमारी वार्तालाप है, कम्युनिकेशन है, वो बेटर रहना चाहिए।
घर में ही संस्कारिक वातावरण होना चाहिए, सबको अहमियत होना चाहिए, विचार में स्वतंत्रता होनी चाहिए, आगे बढ़ने की कोशिश होनी चाहिए, न कि वो पुराने ख्याल, पुराने विचार, पुरानी सोच वो न रखकर हमें हमारे आने वाले नए पीढ़ी को कुछ न कुछ अलग देना है। इसीलिए ये समाजीकरण में परिवार की भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मित्र समूह की भूमिका, मित्र अच्छे रहेंगे तो हम अच्छे बनेंगे। हमारे मित्र देखो अगर इंजीनियर, वकील, जज रहेंगे तो हम भी वैसे बनने की या फिर हम वो लेवल के होंगे। हमारे मित्र चोर रहेंगे तो हम भी चोर बनने में कितना देर लगेगा। हमारे मित्र शराब, गांजा, ये चरस अगर पीते हैं तो हमें वो लत लगने में कितनी देर लगेगी। इसीलिए मित्र की भूमिका हमारे जीवन में सबसे अहम होती है और सोशलाइजेशन में भी। जैसे कि देखो मित्र अगर अच्छे रहेंगे तो अच्छा सोचेंगे। अगर मित्र गंदे रहेंगे, कुछ चौक में बैठ के आने वाली लड़कियों को देखकर सीटी वगैरह मारने की कोशिश करेंगे तो तुम्हें क्या होगा, तुम्हारे तरफ देखने का समाज का भी नजरिया क्या होगा। तो वो किसकी वजह से हुआ, ये मित्रों की वजह से हुआ। ये भी वो टोली में रहता है बोलकर तुम्हारे तरफ देखने का नजरिया भी बदल जाएगा। समाजीकरण में खेल की भूमिका भी बहुत अहमियत रखती है कि जैसे कि खेल की भावना में हमारे सहकार्य, लीडरशिप, एक दूसरे का सहयोग, सही वक्त पर सही टाइमिंग में देने का जो कुछ सहारा होता है वो अहमियत करता है। और सोशलाइजेशन खेल में बहुत ही अच्छी तरह से होता है। खुन्नस दिखाना, कूल रहना, ये सब कुछ जो बातें हैं खेल में से डेवलप हो जाती है। सोशलाइजेशन, अगर कोई टीम जीतती है तो हारी हुई टीम से हम बर्ताव कैसे करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। देखो क्रिकेट के मैदान है, अब मान लो अभी वर्ल्ड कप चल रहा है और लास्ट के अंतिम इसमें भारत जीत गए, विन हो गए, और होने के बावजूद भी हम लास्ट में क्या करते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं क्योंकि वहां ईगो ना आए, ये सब ना। तो जो भी वो खेल में हार जीत तो होती रहती है और वो उसकी वजह से सोशलाइजेशन बरकरार होता है कि तुम हार जीत भी गए तो तुम्हारा बर्ताव कैसे, तुम्हारे बर्ताव में कितना चेंज आना चाहिए, क्या बदलाव आना चाहिए, खुद के गुस्से पर कंट्रोल कैसे करना चाहिए, नियंत्रण कैसे करना है, ये हम खेल से सीखते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे बर्ताव हैं जो हमें यहाँ पर सीखना जरूरी है। बात समझ में आ रही है। खेल की भूमिका पर अभी यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है वो मैं दिखाना चाहता हूँ क्योंकि ये दोबारा इस टॉपिक पर नहीं आना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पढ़ो और इसका आंसर बताओ, आपको कितना समझ में आया देखेंगे अभी हम। आपको आंसर बताना, समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये सभी सर, ये सभी, ऑप्शन डी ये सर। सभी। तो ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, तो समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो सभी की होती है, परिवार की, समाज की, समुदाय की। क्योंकि हमने पिछले टॉपिक में यही देखा था ना, लास्ट स्लाइड जो जो हमने देखी है वो इसके ऊपर ही है। ये सर नो, जैसे कि देखो सामाजिकरण की प्रमुख अभी करता है, इसमें भूमिका देखा था ना, अध्यापक की, परिवार की, अध्यापक की देखा है, परिवार की देखा है, मित्र की देखा है, खेल की देखा, तो यहाँ पर वही है। तो देखो परिवार, समाज, समुदाय, तो ये इसका सही आंसर क्या है, ये सभी, ये सभी इसका आंसर है। ठीक है, अगला है, आपको बताना है आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाजीकरण की नहीं है। समाजीकरण की विशेषता है, आज भी देखा है हमने, पहले भी देखा है, बताओ सही आंसर बताओ और क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, ये नहीं। हाँ हाँ दिखा सर अभी। देखो देखो दिखेगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाजीकरण की नहीं है, नहीं है, ये समझ लो, नहीं है। डी सर, सर ऑप्शन डी। डी ऑप्शन सर, डी सर। डी डी। डी सर ऑप्शन। ऑप्शन सही ऑप्शन है, व्यक्ति समाज की समाजीकरण में समुदाय की कोई भूमिका नहीं होती, यानी ये निगेटिव है, ये भी क्वेश्चन वाला निगेटिव ही है। तो यहाँ पर कैसे पहचाना है, देखो नहीं है, नहीं है, निगेटिव निगेटिव, ये क्वेश्चन भी निगेटिव है, ये ऑप्शन निगेटिव है और ये ऑप्शन पॉजिटिव है। इसको कहेंगे क्वेश्चन की पहचान। अब ये क्वेश्चन की पहचान में इसका एक तो अलग से लेने वाला हूँ सेशन, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं तो क्वेश्चन माइनस कैसे होता है, क्वेश्चन पॉजिटिव कैसे होता है। तो चलो आगे देखेंगे, बढ़ेंगे आगे, हाँ देखेंगे, अभी वक्त हो चुका है इसलिए ज्यादा समय नहीं लगूंगा। पढ़ो, चलो बताओ। सिगमंड फ्रॉइड। अभी अभी ये मनोविश्लेषण सिद्धांत
सिगमंड फ्राइड का है। आप जिंदगी में कभी भी नहीं इसको नहीं भूल, सर। क्यों नहीं भूलोगे? क्योंकि 10% और 90% ईट ईगो ईहम। अब हमने जो कुछ एग्जाम्पल देखा था आज सबसे पहले, हाँ, एक सुंदर युवती या फिर हीरो का, तो उसकी वजह से आप इसको जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। यस और नो? यस और नो? यस सर। यस सर। गुड। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो और जवाब दो। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सर। अब आपने ये तुरंत क्यों बताया और कैसे बताया? क्या ट्रिक निकली इसमें? देखो मैंने बताया ना, मैं ट्रिक, नेगेटिव। नेगेटिव। मैं इसीलिए ट्रिक नहीं बताता, इसीलिए तुरंत आप इसको पढ़ेगा, तुरंत आपने बताया क्योंकि यहाँ पर सही नहीं है और यहाँ पर भी भूमिका नहीं है। नहीं नहीं, ये भी क्वेश्चन निगेटिव है, ऑप्शन निगेटिव है, बाकी के पूरे प्लस है। बराबर। इसी तरह से हमें क्वेश्चन को निगेटिव पॉजिटिव देखकर क्वेश्चन के आंसर हमें सॉल्व करने। ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स हैं, ये तो एक नमूना है ट्रिकों का। देखो समझ में आया तुरंत क्वेश्चन? हाँ सर। समझ में आया? ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स हमारे पास हैं और वही ट्रिक से हमें पूरा क्वेश्चन समझना है। और तुम्हारे में अभी भी एक कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ होगा कि क्वेश्चन हमने जैसे देखे वैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, सर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ? जब मेरा 2 घंटे का या 1.5 घंटे का और सिर्फ क्वेश्चन आंसर पर सेशन पर एक सेशन होगा, तब भी आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन आंसर कितने सही हैं सर, कितना बेहतरीन है, मैं ये कर सकती हूँ, और भी आप में कॉन्फिडेंस बिल्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से आज हमने सामाजिकरण की व्याख्याएं, उसके प्रकार, हाँ, उसके फिर के सिद्धांत और उसको इम्पैक्ट करने वाले फैक्टर तथा उनके रोल, भूमिका, इन सभी बातों को सीखा। और आपका ये जो चैप्टर है यहाँ पर ये खत्म होता है। ठीक है, आप सभी को समझ में आया?